मैं हूं उज़ैर और आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। दुनिया की जंग, सियासत और इंसानियत से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों के साथ में आपके सामने हाजिर हूं। तो चलिए नज़र डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। गज़ा में इजरायली हमलों में 70 फ़िलिस्तीनी हलाक। ट्रंप की शांति योजना पर उठे सवाल। इसराइल ने गज़ा फ्लोटिलिया के 37 अंतर्राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं को किया निर्वासित। ग्रेटा थंडरबर्ग के साथ दुर्व्यवहार के लगे आरोप। ईरान ने 6 लड़ाकों को आतंकवाद के आरोप में दी फांसी। इसराइल से गुप्त युद्ध और ज्यादा बढ़ा। ब्रिटेन के मैनचेस्टर में यहूदी समुदाय पर आतंकवादी हमला, 2 लोगों की मौत और 3 घायल। तफसील से जानते हैं क्या है खबरें। गज़ा पट्टी एक बार फिर आग और खून में डूब गई है। इसराइली हमलों में कम से कम 70 फ़िलिस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें कई मासूम बच्चे भी शामिल हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जंग रोकने के आग्रह के बावजूद इसराइल ने बमबारी जारी रखी है। ये हमले उस वक्त हुए हैं जब हमास ने ट्रंप की 20 बिंदुओं वाली शांति योजना के कुछ हिस्सों को स्वीकार कर लिया था। गज़ा सिटी सबसे ज़्यादा तबाह हुई है, जहां सिर्फ शनिवार को ही 45 लोगों की जान चली गई। तूफा इलाके में एक रिहायशी इमारत पर हुए इजरायली हमले में 18 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई अन्य लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। इस हमले में पास की कई इमारतें भी मलबे में तब्दील हो गई। गज़ा की सिविल डिफेंस एजेंसी के मुताबिक मारे गए लोगों में 7 बच्चे भी शामिल हैं, जिनकी उम्र 2 महीने से 8 साल तक बताई जा रही है। इजरायली फौज ने अल मवासी इलाके पर भी हमला किया है, जिससे वे खुद सेफ जोन यानी सुरक्षित जोन कहलाता था। लेकिन कुछ हफ्तों से ये इलाका भी लगातार निशाने पर है। शनिवार के हमले में 2 बच्चे मारे गए हैं और 8 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। गज़ा के अस्पताल अब मरीजों को संभालने में बिल्कुल हेल्पलेस हो गए हैं। ईंधन की भारी कमी और मेडिकल स्टाफ की थकान ने स्वास्थ्य व्यवस्था को लगभग बेकार कर दिया है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बयान जारी करते हुए कहा है कि अब देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने हमास से कहा है कि अगर बंधकों की रिहाई और समझौते की प्रक्रिया पूरी नहीं की तो सब कुछ दांव पर लग जाएगा। ट्रंप ने दावा किया कि इजराइल एक शुरुआती वापसी रेखा पर तैयार हो गया है और जैसे ही हमास इसकी पुष्टि करेगा तुरंत फायरबंदी लागू हो जाएगी। इसके साथ ही बंधकों की रिहाई और कैदियों के अदला बदली की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ट्रंप की 20 पॉइंट्स वाली योजना में गज़ा से इजराइल की आंशिक वापसी, सभी इजरायली बंदियों की रिहाई और बदले में लगभग 2000 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई शामिल है। व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप अपने विशेष दूत जॉरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ को मिस्र भेज रहे हैं, ताकि वहां इजराइल और हमास के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की जा सके। मिस्र ने भी पुष्टि की है कि सोमवार को दोनों पार्टियों की बैठक काहिरा में होगी। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यरूशलेम से बयान जारी करते हुए कहा है कि ट्रंप की योजना के तहत बंधकों की रिहाई सुनिश्चित की जाएगी और हमास को निशस्त्र करना भी इस प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा होगा। नेतन्याहू ने चेतावनी दी कि अगर ये काम ट्रंप की योजना से नहीं हो पाया तो इजराइल सैन्य कार्रवाई के जरिए इसे पूरा करेगा। दूसरी तरफ हमास ने इजराइल के दावों को झूठा करार दिया है। उसने कहा है कि नेतन्याहू की बातों का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि इजराइल अब भी गज़ा में बमबारी कर रहा है। हमास ने अरब और इस्लामिक देशों से अपील की है कि वे तुरंत कदम उठाएं और फिलिस्तीनी जो लोग हैं उनकी मदद करें। कतर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अदनान हाजने का कहना है कि हमास किसी गारंटी के बिना बंधकों को रिहा नहीं करेगा। वह चाहता है कि ट्रंप की पूरी योजना पर अमल हो और गज़ा की भविष्य की शासन व्यवस्था पूरी तरीके से साफ हो। उन्होंने साफ कहा है कि ट्रंप की योजना हमास के लिए लगभग आत्मसमर्पण जैसी है, इसलिए वे अपने सबसे अहम पत्ते यानी बंधकों को आखिरी वक्त तक अपने पास रखेगा। कई अरब देशों ने भी ट्रंप से अपनी चिंताएं जताई हैं। उनका कहना है कि इस योजना में गज़ा की राजनीतिक और सुरक्षा व्यवस्था पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं है, लेकिन ट्रंप प्रशासन का कहना है कि शांति समझौता डर से नहीं बल्कि साहसिक फैसलों से बनेगा। वास्तविकता यह है कि गज़ा में अब भी बम गिर रहे हैं, घर उजड़ रहे हैं और बच्चों की लाशें मलबों से निकल रही हैं।
ट्रंप के शब्दों में जहां शांति का वादा है, वहीं गजा के आसमान पर अभी भी धुआं और बारूद की गंध है। सवाल यह है कि क्या ये जंग सच में खत्म होगी या फिर ये शांति सिर्फ एक और राजनीतिक छलावा बनकर रह जाएगी। इसके अलावा कई अंतर्राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं को जो गजा के लिए रवाना हुए मददगार जहाज यानी फ्लोटिलिया में शामिल थे, इजराइल से निर्वासित कर दिया गया है। इन एक्टिविटिस्ट ने आरोप लगाया है कि इजरायली सुरक्षा बलों ने मशहूर जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग के साथ दुर्व्यवहार किया है। शनिवार को कुल 137 कार्यकर्ता इस्तांबुल पहुंचे हैं, जिनमें 36 तुर्की के नागरिकों के अलावा अमेरिका, इटली, मलेशिया, कुवैत, स्विट्जरलैंड, ट्यूनीशिया, लीबिया, जॉर्डन और कई अन्य देशों के लोग भी इसमें शामिल हैं। तुर्की पत्रकार और गजा समूद फ्लोटिलिया के सदस्य एरसिन चैलिक ने स्थानीय मीडिया को बताया है कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि इजरायली बलों ने ग्रेटा थनबर्ग को यातनाएं दी हैं। उनके अनुसार थनबर्ग को जमीन पर घसीटा गया और इजरायली झंडे को चूमने के लिए मजबूर किया गया है। मलेशियाई कार्यकर्ता हजवानी हेल्मी और अमेरिकी सहभागी विनफील्ड बीवर ने भी इस्तांबुल एयरपोर्ट पर इसी तरह के बयान दिए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि थनबर्ग को धक्का दिया गया और उसे इजरायली झंडे के साथ परेड कराई गई। हेल्मी ने कहा, यह एक डरावना अनुभव था। उन्होंने हमारे साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया है। उन्होंने बताया है कि बंदियों को खाना, साफ पानी और दवाइयां तक नहीं दी गई। बीवर ने कहा कि थनबर्ग के साथ बेहद बुरा बर्ताव किया गया है और उसे प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल किया गया। उन्होंने याद किया कि जब दक्षिणपंथी इजरायली मंत्री एतमार बैन गिविर कमरे में दाखिल हुआ तो थनबर्ग को जबरन एक कोने में धकेल दिया गया। इटली के पत्रकार लोरेंजो एगोस्टिनो जो उसी जहाज पर थे, उन्होंने बताया ग्रेटा थनबर्ग सिर्फ 22 साल की एक बहादुर लड़की है, लेकिन उसे अपमानित किया गया, इजरायली झंडे में लपेटा गया और एक ट्रॉफी के तहत दिखाया गया। अन्य लोगों ने भी ये भयानक व्यवहार की कहानियां साझा की हैं। तुर्की टीवी प्रेजेंटर इकबाल गुरपिनार ने कहा, उन्होंने हमारे साथ कुत्तों जैसा व्यवहार किया है। हमें 3 दिन तक भूखा रखा, पानी नहीं दिया, हमने टॉयलेट से पानी पिया। दिन बेहद गर्म था और हम सब झुलस रहे थे। उन्होंने कहा कि इस अनुभव ने उन्हें गजा की तकलीफों का एहसास कराया है। तुर्की कार्यकर्ता आयसिन कंतलुगु ने बताया कि जेल की दीवारें खून से सनी हुई थी और वहां पहले के कैदियों द्वारा लिखे संदेश मौजूद थे। हमने देखा कि माताएं अपने बच्चों के नाम दीवारों पर लिख रही थी। हमने देखा वहीं थोड़ा बहुत महसूस किया जो फिलिस्तीनी रोज झेलते हैं। इटली के सांसद आर्तुरो स्कोटो जो इस फ्लोटिलिया में शामिल थे, उन्होंने कहा, कानूनी तौर पर जो सही कर रहे थे वे लोग थे जो उन नावों पर थे। गैर कानूनी काम उन्होंने किया जिन्होंने उन्हें गजा पहुंचने से रोका। इजरायली मानवाधिकार संगठन अदालत ने बताया कि बंदियों को घंटों तक जिम्प टाई से बांधकर घुटनों पर बैठाया गया, दवाएं तक नहीं दी गई और वकीलों से संपर्क करने से रोक दिया गया। वहीं इजराइल के विदेश मंत्रालय ने इन आरोपों को पूरी तरह झूठ बताया और कहा है कि सभी बंदियों के साथ कानून के मुताबिक व्यवहार किया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने राइटर्स के अकॉर्डिंग कहा है, अदालत के सभी दावे झूठे हैं। सभी बंदियों को पानी, खाना और टॉयलेट की सुविधा भी दी गई है। उन्हें कानूनी सहायता का अधिकार भी मिला और उनके सभी अधिकारों का पालन किया गया है। इजराइल को इस फ्लोटिलिया पर हमले के कारण वैश्विक आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली नौसेना ने लगभग 40 जो फ्लोटिलिया के जहाज थे उनको रोक लिया था, जो गजा के लिए रवाना हुए थे। उन पर सवार 450 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। आलोचकों का कहना है कि ये कार्रवाई इजराइल की नाकेबंदी की गैर कानूनी प्रकृति को उजागर करती है, जिसने गजा पट्टी के 23 लाख लोगों को दुनिया से लगभग पूरी तरीके से काट दिया। अगस्त के आखिर में शुरू हुई ये फ्लोटिलिया इजराइल की नाकेबंदी तोड़कर फिलिस्तीनियों तक मानवीय सहायता पहुंचाने का एक और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास थी। ईरान ने अपने दक्षिण पश्चिमी प्रांत खुजिस्तान में सशस्त्र हमलों के आरोप में 6 लड़ाकों को फांसी दे दी है। सरकारी मीडिया के अनुसार इन सभी पर आतंकवादी और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल होने और देश की सुरक्षा को निशाना बनाने का आरोप लगा है। ये कार्रवाई उस समय हुई है जब ईरान ने
जून में इजराइल और अमेरिका के साथ हुए 12 दिवसीय संघर्ष के बाद से कथित रूप से इजराइल से जुड़े लोगों को तेजी से फांसी देना शुरू किया है। ईरान की न्यायपालिका की वेबसाइट मीज़ान पर जारी बयान में कहा गया है, 6 अलगाववादी आतंकवादी तत्वों को जिन्होंने हाल के वर्षों में खुदिस्तान प्रांत में सशस्त्र हमले और बम धमाके किए थे, आज सुबह उनको फांसी दे दी गई। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इन आरोपियों ने 2018 और 19 में 4 सुरक्षा कर्मियों की हत्या की थी, जिनमें 2 पुलिस अधिकारी और 2 बसीज अर्ध सैनिक बल के सदस्य शामिल थे। इसके अलावा उन्होंने गैस स्टेशन को उड़ाने और बम लगाने जैसे तोड़फोड़ के कई हमलों की साजिश रची थी। हालांकि ईरान ने फांसी दिए गए सभी व्यक्तियों की पहचान उजागर नहीं की है, लेकिन कहा गया है कि ये लोग इजराइल समर्थित आतंकवादी नेटवर्क से जुड़े थे। इसी दिन एक और फांसी दी गई है कुर्द लड़ाके समन मोहम्मदी को। मुहारेबे यानी ईश्वर के खिलाफ युद्ध छेड़ने के अपराध में उनको फांसी दी गई है। मोहम्मदी को 2013 में गिरफ्तार किया गया था और उस पर 2009 में सनंदाज शहर में शुक्रवार की नमाज के इमाम की हत्या, साथ ही सशस्त्र डकैती और अपहरण के आरोप लगे थे। कुछ ही दिन पहले ईरान ने बहमन चुबियासल नाम के व्यक्ति को भी फांसी दे दी थी, जिसे ईरान में इजराइल का सबसे अहम जासूस बताया गया था। मीज़ान की रिपोर्ट के मुताबिक चुबियासल का संबंध इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद से था और उसने संवेदनशील टेलीकॉम परियोजनाओं पर काम किया था। अदालत ने उसकी ज़मीन पर फसाद फैलाने यानी करप्शन ऑन अर्थ के अपराध में उसको फांसी की सज़ा दी गई और उसको बरकरार रखा और फांसी दे दी गई। ईरान और इजराइल के बीच दशकों से छाया युद्ध चल रहा है, लेकिन इस साल जून में यह संघर्ष खुले युद्ध में बदल गया, जब इजराइल ने 12 दिनों तक ईरान पर हवाई हमले किए। इन हमलों में ईरान के शीर्ष सैन्य अधिकारियों और परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाया गया। जवाब में ईरान ने भी मिसाइल और ड्रोन हमले किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने भी इस संघर्ष में इजराइल की ओर से ईरान के परमाणु ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार इन हमलों में कम से कम 1100 ईरानी लोग मारे गए थे। जून युद्ध और देश में हाल के वर्षों में बढ़ते आर्थिक संकट, महिलाओं के अधिकारों और शासन परिवर्तन की मांगों के विरोध प्रदर्शनों के बाद ईरान ने फांसी की सजाओं में तेजी लाई है। ऑस्लो स्थित संगठन ईरान ह्यूमन राइट्स और अब्दुर्रहम बरमंड सेंटर यानी वाशिंगटन डीसी के अनुसार साल 2025 में ईरान में 1000 से अधिक लोगों को फांसी दी जा चुकी है। हालांकि असली संख्या इससे भी और कहीं ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि सभी फांसियों की आधिकारिक जानकारी पूरी तरीके से सार्वजनिक नहीं की गई है। मानवाधिकार संगठनों जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक ईरान दुनिया में चीन के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा फांसी देने वाला देश बन चुका है। ब्रिटेन के मैनचेस्टर शहर में गुरुवार को यहूदी समुदाय पर हुए एक भयावह हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया है। पुलिस ने बताया कि एक व्यक्ति ने कार से लोगों को कुचलने और फिर चाकू से हमला करने की कोशिश की है, जिसमें 2 यहूदी नागरिकों की मौत हो गई है और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस ने बाद में हमलावर को मौके पर ही गोली मार दी। गुरुवार को यह हमला याम किपुर के दिन हुआ है, जो यहूदी धर्म में सबसे पवित्र दिन माना जाता है। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इसे एक आतंकी हमला करार दिया है और कहा है कि यह हमला केवल यहूदियों पर नहीं बल्कि ब्रिटेन के मूल्यों पर हुआ है। उन्होंने पूरे देश में सभी सिनेगॉग, यहूदी उपासना स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाने के आदेश दिए हैं। हमलावर ने पहले अपनी कार से सड़क पर चल रहे लोगों को कुचला और फिर चाकू लेकर 6 मिनट तक आसपास के लोगों पर हमला किया। ब्रिटिश पुलिस ने इसे मॉर्निंग टेररिस्ट अटैक यानी लगातार चलने वाला आतंकवादी हमला बताया है। घटना के कुछ ही मिनटों में पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया और गोलीबारी में संदिग्ध को वहीं पर ही न्यूट्रलाइज कर दिया। बाद में जांच से पता चला कि दोनों पीड़ितों में से एक की मौत पुलिस की गोली से हुई थी, जो गलती से लगी। ये बात शुक्रवार को सामने आई है, जब ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने बताया जारी कर कहा कि गोलीबारी के दौरान पुलिस का उद्देश्य हमलावर को सिनेगॉग में प्रवेश करने से रोकना था।
लेकिन इस प्रक्रिया में एक व्यक्ति की जान चली गई और एक दूसरा व्यक्ति इसमें घायल हो गया। हमले में मारे गए 2 व्यक्तियों की पहचान 53 वर्षीय एड्रियन डॉल्बी और 66 वर्षीय मेल्विन क्रेविट्स के रूप में हुई है। दोनों यहूदी समुदाय से जुड़े थे और क्रॉप्सॉल इलाके में रहते थे। पुलिस ने बताया कि संदिग्ध का नाम जिहाद अल शामी है, जिसकी उम्र 35 साल थी और वह सीरियाई मूल का ब्रिटिश नागरिक था। जांच में यह भी पता चला है कि उसने कोई बंदूक नहीं रखी थी, हालांकि उसने ऐसा जैकेट पहन रखा था जो विस्फोटक जैसा दिखता था। पुलिस ने उसकी वेस्ट की जांच की तो ये मिला कि वह असली विस्फोट नहीं था। पुलिस ने 2 और लोगों को और एक महिला को भी गिरफ्तार किया, जिन पर आतंकवादी गतिविधियों की साजिश और तैयारी का आरोप लगा है। इन तीनों को पूछताछ के लिए हिरासत में रखा गया है। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है और कहा है कि यौम किपुर जैसे पवित्र दिन पर यह हमला यहूदी समुदाय को निशाना बनाने की नफरत भरी एक कोशिश है। उन्होंने यूरोपीय नेताओं के साथ बैठक बीच में छोड़कर लंदन लौटकर आपात बैठक की, जिसमें डिप्टी प्रधानमंत्री डेविड लैमी और मेट्रोपॉलिटन पुलिस कमिश्नर मार्क राउली भी मौजूद थे। घटना के बाद क्रॉम्सॉल इलाके में भारी सुरक्षा तैनात कर दी गई। यह इलाका लगभग 18,000 लोगों की आबादी वाला उपनगर है, जहां 1935 से यहूदी समुदाय की मौजूदगी रही है। यहाँ का बड़ा अश्कनाजी ऑर्थोडॉक्स सिनागॉग 1966 में बनाया गया था। गुरुवार को यौम किपुर के मौके पर सुबह 9 बजे यहाँ प्रार्थना सभा चल रही थी जब अचानक हमला हुआ। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस इलाके में मुस्लिम और यहूदी दोनों समुदाय सौहार्दपूर्वक रहते हैं और ये घटना सबके लिए बेहद चौंकाने वाली है। ब्रिटेन में हाल के वर्षों में यहूदी विरोधी हमलों में काफ़ी तेज़ी आई है। कम्युनिटी सिक्योरिटी ट्रस्ट यानी CST की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में ब्रिटेन में 3,528 यहूदी विरोधी घटनाएं दर्ज की गई हैं, जो अब तक की दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। 2023 में ये आंकड़ा 4200 के आसपास तक पहुंच गया था। माना जा रहा है कि गजा युद्ध के बाद यहूदी और मुस्लिम समुदायों के खिलाफ घृणा अपराधों में बढ़ोतरी हुई है। ये हमला ब्रिटेन में न केवल सुरक्षा एजेंसियों के लिए चेतावनी है, बल्कि ये भी दिखाता है कि मध्य पूर्व के संघर्षों का असर यूरोप की सड़कों पर भी देखने को मिल रहा है। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि जिहाद अल शामी का किसी अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन या कट्टरपंथी समूह से संबद्ध था या नहीं। फिलहाल देश भर में पूरे ब्रिटेन में यहूदी उपासना स्थलों और संवेदनशील इलाकों में चौकसी बढ़ा दी गई है।